Dear friends, welcome to again Basic Concept of Chemistry, First Unit of 11th NCERT। इसमें आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 रूल्स हैं, 5 लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। इस पांचों लॉ पर आज हम चर्चा करेंगे एक एक करके। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे लेबोजियर ने 1785 ईस्वी में दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे पदार्थ के अनश्वरता का नियम भी कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? नाम से ही स्पष्ट है, अर्थात मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को न तो बनाया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो। फिजिकल चेंज हो या केमिकल रिएक्शन, दोनों में ये सेम होता है। यही कहा लेबोजियर ने। द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन द शेल is the same as the total mass of reactant in a physical change or chemical change. As for example हम दे सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम होता है। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 100 ग्राम हुआ। इसको जब डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, 56 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, मिलाकर 100 ग्राम। क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट 100 ग्राम, प्रोडक्ट 100 ग्राम, इक्वल हो गया। कोई भी रिएक्शन लेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन मिला दिए, H2 प्लस Cl2, दोनों का जो होगा रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट का हो जाएगा मास। जैसे हम लिखते हैं H2 प्लस Cl2, क्या होगा? 2HCl। इसका होता है 35.5, तो 71 हो गया। इसका 2, ये 73 हुआ, तो HCl का 73 ग्राम, 2HCl 73 ग्राम, 36.5 इंटू 2, 73 ग्राम। तो इस तरह से रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। यही है लेबोजियर के दिया हुआ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लेंडोल्ट ने इसको वेरीफाइड किया। लेंडोल्ट इसको वेरीफाई किया विथ हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक H ट्यूब लिया, H ट्यूब मतलब H के आकार का ट्यूब। इस तरह का ट्यूब लिया, H के आकार का, ऐसे इस तरह से। नीचे यहां राउंड है, ये बंद है, यहां पे रास्ता है जाने का, यहां से ये है, इस तरह से। इस ट्यूब को H ट्यूब बोला जाता है। H के आकार का है इसलिए। इस ट्यूब में एक तरफ वो लेड नाइट्रेट लेता है, सोडियम नाइट्रेट लेता है, मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। यहां पे एक तरफ NaCl भर दिया, NaCl, और दूसरी तरफ AgNO3 भर दिया। अब AgNO3 और NaCl ये दोनों सॉल्यूशन डालने के बाद इसको बंद कर दिया, इसको मेजर कर लिया, वेट कर लिया फिजिकल बैलेंस से, और वेट करने के बाद इसको अच्छी तरह से उलट पलट करके मिक्स करके मिला दिया। इसमें रिएक्शन हुआ AgNO3 और NaCl के बीच,
क्या बनता है प्रोडक्ट? AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। ये पेंदी में यहां सिल्वर कलर का चमकता हुआ एक बच गया, मीन्स रिएक्शन पूरा हो गया। अब ठंडा होने के बाद एपरेटस को पुनः वेट किया, जितना पहले था उतना ही हुआ। इसका मतलब क्या है? इससे साबित होता है कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है, उसमें मास में कोई अंतर नहीं होता है, मास कंजर्व होता है। एनर्जी निकलता है या एनर्जी का लॉस या गेन होता है, मास सुरक्षित रहता है। बाद में पढ़ेंगे एरर के रूप में मास डिफेक्ट होता है, वो अलग चीज है, लेकिन वह इतना स्लाइटली होता है केमिकल रिएक्शन में कि उसको एरर माना जाता है, मेजरमेंट में वो नहीं आता है, काफी कम होता है। इस तरह से AgNO3 NaCl AgCl प्लस NaNO3 यह होता है, इसका परीक्षण हो गया। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन जोसेफ प्रास्ट के द्वारा 1799 ईस्वी में दिया गया। नाम में से ही स्पष्ट है, डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या मतलब है इसका? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्थिर अनुपात का नियम। हिंदी में कहते हैं इसको स्थिर अनुपात का नियम। मतलब अनुपात स्थिर रहता है। कहाँ स्थिर रहता है अनुपात? किसी यौगिक में, किसी शुद्ध यौगिक में उसके बनाने वाले तत्व मतलब अवयवी तत्वों का जो रेशियो होता है भार के विचार से, बायोवेट, वो रेशियो हमेशा फिक्स होता है। वह उसके बनाने के तरीका पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी तरह से वो प्रोडक्ट होगा प्राप्त सॉरी, तो उसका रेशियो फिक्स होगा, उतना ही होगा। जैसे हम वाटर को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, H2O, तो हाइड्रोजन का 2 एटम मीन्स 2 ग्राम मोल अगर हाइड्रोजन है तो वो कितना से कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के 1 ग्राम मोल से कंबाइन होता है। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइन होता है, मीन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन होता है। 1 ग्राम 8 ग्राम से कंबाइन हुआ, 1:8 हुआ, 1:8 हुआ। वह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वो जल किस स्रोत से प्राप्त हुआ है। शुद्ध जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहेगा। एच सेम एच, हम एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मतलब 3:8 के अनुपात में है, 3:8 है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार प्राप्त हुआ? कई तरह से प्राप्त हो सकता है। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, और श्वासोच्छ्वास जिसको कहते हैं, सांस लेना और छोड़ना, तो रेस्पिरेशन की घटना होती है, केमिकल रिएक्शन होता है हमारे अंदर, और वो हम CO2 छोड़ते हैं तो वहां CO2 निकलता है। या फिर प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, वहां CO2 निकलता है। या फिर हम कोयले को जला देते हैं, उससे CO2 निकलता है। या फिर हम नॉर्मल ब्यूटेन गैस को जला देते हैं, मीथेन को जला देते हैं, वहां से किसी भी ईंधन को जलाने से जो CO2 प्राप्त होता है। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से CO2 प्राप्त होता है। या फिर सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराते यहां CO2 प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार से CO2 क्यों नहीं प्राप्त हुआ हो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 ही रहेगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। यही है स्थिर अनुपात का नियम कि किसी विधि से उसको बनाया जाए, उसमें
अवयवी तत्व का अनुपात हमेशा निश्चित होगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है गुणित अनुपात का नियम। एक था स्थिर अनुपात का नियम, यह है गुणित अनुपात का नियम। मतलब इसमें कहने का है कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के भिन्न भिन्न रेशियो से, भिन्न भिन्न वेट से रिएक्शन कर भिन्न कंपाउंड का निर्माण करता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ जुड़कर कार्बन का एक परमाणु CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो दोनों में कार्बन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का जो 1:2 है, ये 1:2, यह आपस में सरल अनुपात में होता है, सिंपल रेशियो में होता है। यही है गुणित अनुपात का नियम। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं इंग्लिश में, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more compounds, the weight of one of the element which combined with a fixed weight of other of these compounds bear a simple whole number ratio by weight। यहां भी ध्यान रखना है कि भार के विचार से, एटम भी भार के हिसाब से 3:8, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 3:8। यहां कार्बन मोनोऑक्साइड में 3:4 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 है। ये ऑक्सीजन का यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, ये आपस में 1:2 हुआ, सिंपल होल नंबर रेशियो हुआ। ये है गुणित अनुपात का नियम, जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में दिया गया। एक उससे पुराना नियम है 1791 का, रीचर के द्वारा दिया गया है। ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें है कि the ratio in which two elements combined separately with a fixed weight of third element is either the same or the simple whole number multiple of the ratio in which these elements combined with each other। मतलब अगर दो एलिमेंट आपस में जिस रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उसका तीसरे कंपाउंड का जो होगा, इसमें जैसे मान लीजिए एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ CH4 बनाता है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ CH4 बनाता है और यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाता है। तो एक कार्बन इसमें भी है और इसमें भी है। अदर एलिमेंट कौन सा है? इसमें H4 है और इसमें O2 है। तो यही H4 अनुपात O2 इस दोनों का कंपाउंड बनेगा, तीसरा कंपाउंड H2O, मतलब H4 और O2, यही रेशियो होगा। यहां पे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लें तो क्या होगा कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ बनाता है CH4 और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाता है 2H2O। तो यहां पर हाइड्रोजन दोनों में 4-4 है, कार्बन और ऑक्सीजन कितना बच गया? एक कार्बन, यहां 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तीसरा जो है उसी का अनुपात है। इस तरह से हम देखते हैं कि दो एलिमेंट में कोई एलिमेंट दो भिन्न भिन्न से जब रिएक्शन करके बनाया अलग अलग कंपाउंड, तो सेम कॉमन वाले को हटा देने पर जो दोनों का रेशियो बचता है वही रेशियो तीसरे का होता है बाय वेट। यहां भी बाय वेट है, ये ध्यान देने की बात है। 5वां रूल है गे-ल्यूसैक का वॉल्यूम, गैसीय आयतन का नियम, गे-ल्यूसैक के गैसीय आयतन का नियम। वेरी सिंपल है कि जब भी कोई गैस, 2 या 2 से अधिक गैस आपस में कंबाइन होकर किसी तीसरे गैसीय पदार्थ का, एक या एक से अधिक प्रकार का गैस बनाता है, तो आपस में सभी का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है।
जैसे N2 और H2 मिलकर NH3 का निर्माण करता है, तो N2 + 3H2 बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो N2 + 3H2 2NH3 हुआ, 1 वॉल्यूम N2 हुआ, 3 वॉल्यूम H2 हुआ और 2 वॉल्यूम NH3 बना। तो 1:3:2 होता है। ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग का नियम। इसकी जरूरत होती है, बहुत सारे और टॉपिक आगे आएंगे जहां पे इसकी जरूरत होती है। जो इसको सर्टिफाई करता है, दूसरा नियम भी, जैसे जॉन डाल्टन का नियम जब हम पढ़ेंगे तो फिर वहां इसकी चर्चा होगी। तो एक एक टॉपिक लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटा वीडियो अपलोड करने के में सुविधा के कारण बनाया जा रहा है, लेकिन पूरा सिलेबस कवर करना है। 11 का जो भी सिलेबस है, जो भी जरूरी बातें हैं, वो आपको बताई जाएगी। आप इसको ध्यान से देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसका लाभ उठाएं, हमको इनकरेज करते रहें। जय हिंद।